जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस एरा में। मेरा नाम है अंशुमान और आज हम बात करने वाले हैं राज्यों के पुनर्गठन के बारे में। लास्ट की क्लास में हमने भारत के संविधान के भाग 1 के बारे में देखा था। हमने अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 तक के बारे में विस्तृत रूप में देखा था, उसके पर चर्चा की थी। हमने देखा था कि किस तरह किसी राज्य का नाम परिवर्तन किया जाता है, क्षेत्र की सीमा में परिवर्तन किया जाता है, किसी राज्य को दूसरे राज्य में कैसे मिलाया जाता है, इसकी संसद की क्या प्रक्रिया रहती है, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने चर्चा की थी, जिनमें अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिनसे लगातार स्टेट पीसीएस हो या फिर वनडे एग्जाम हो, उनमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ में हमने संघीय व्यवस्था को देखा था, भारतीय संघीय व्यवस्था को देखा था, जिसको हमने अमेरिका से कंपेयर किया था कि संघों का समूह क्या होता है और राज्यों का समूह क्या होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में हमने लास्ट क्लास में चर्चा की थी। आज हम राज्यों का पुनर्गठन कैसे होता है, कैसे राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन होता है, इनके बारे में देखेंगे। क्या ऐसी परिस्थितियां थीं कि भारत के स्वतंत्र होने के बाद भारतीय रजवाड़ों को भारत में शामिल करने के पश्चात क्या ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जिनकी वजह से राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया जाता है। यहाँ पे भाषाई आधार पर राज्यों की मांग उठती है। चलिए आज की क्लास हम देखें, उसके पहले हम देखते हैं कि भारत को अगर हम देखें, जिसको चाणक्य ने अखंड भारत की संज्ञा दी थी कि ये भारत एक ऐसे भारत के रूप में बनाना है जो कि अखंड हो, जिसको आगे वल्लभ भाई पटेल जी ने 552 रियासतों को भारत में शामिल किया था और एक अखंड भारत का निर्माण किया था। लेकिन फिर भी अगर हम भारत को उत्तर से लेकर दक्षिण की तरफ देखें और पूर्व से पश्चिम तक देखें तो यहाँ पे भारत विविधताओं से भरा हुआ है, न केवल पर्यावरणीय रूप से बल्कि यहाँ पे सभ्यता हो, रहन सहन हो, खान पान हो, भाषा, बोलचाल, हर चीज़ में भारत में विविधताएं बहुत ज़्यादा हैं। और उसके बाद भी भारत एक सम्मिलित रूप में, एक अखंड भारत के रूप में आगे बढ़ रहा है। यही परिस्थितियां आज़ादी के पश्चात देखने को मिली, जब भारत में दक्षिण में मद्रास था, कर्नाटक, कई क्षेत्र, मैसूर था, जिनमें कई राज्यों का एक साथ समावेशन था। जहाँ पे एक ही राज्य जो कि चाहे वो बॉम्बे हो जिनमें गुजरात और महाराष्ट्र था, चाहे वो मद्रास हो जिनमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जो कि 2014 में उसका पुनर्गठन किया गया, ये सारे राज्य सम्मिलित थे जिनमें तरह तरह के भाषाएं, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग थे। ऐसे में देखा जाता है कि जब भारत आज़ाद होता है उसके पश्चात भारत में भाषा के आधार पर दक्षिण में पुनर्गठन की मांग उठती है कि हर एक राज्य एक भाषा, ऐसा माहौल तैयार हो गया था कि एक राज्य में एक ही भाषा बोलने वाले लोग हों। लेकिन ये भारत के लिए संभव नहीं था। ऐसे में क्योंकि भारत में प्रशासनिक दबाव भी बढ़ता, साथ में भारत में अगर अलग अलग राज्य बना दिए जाते भाषा के आधार पर तो शायद भारत एक अखंड भारत ना रहता। लेकिन उस वक्त आंदोलन बहुत ज़्यादा दक्षिण में तेज हो चुके थे। यहाँ पे लगातार भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन की मांग चल रही थी। ऐसे में भारत की सरकार ने धर आयोग का गठन किया। इसके धर की अध्यक्षता में जब धर आयोग का गठन किया गया तो उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और रिपोर्ट में ये बताया कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन संभव नहीं है। रीज़न था कि अगर भाषा के आधार पर एक राज्य में एक राज्य की मांग को स्वीकार किया जाता है, क्योंकि उस वक्त जो मांग उठ रही थी वो मद्रास में तेलुगु भाषी लोग यानी कि आंध्र प्रदेश के लोगों द्वारा उठाई जा रही थी कि उनको, जो तेलुगु भाषी लोग हैं, उनका एक अलग राज्य हो। यदि इस बात को स्वीकृत कर लिया जाता तो ऐसे में कई राज्य, चाहे वो उत्तर पश्चिम के, उत्तर पूर्व के राज्य हों या फिर दक्षिण के कई राज्य हों, हर राज्यों से ये मांग उठने लगती कि उनके सभ्यता के अनुसार, उनकी संस्कृति के अनुसार, उनकी भाषा के अनुसार उनका राज्य अलग हो। ऐसे में धर आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन संभव नहीं है, लेकिन प्रशासनिक आधार पर कि प्रशासन को सही रखा जाए, प्रशासन में कोई व्यवस्था खराब ना हो, ऐसे में प्रशासनिक आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को स्वीकार किया गया। लेकिन वहाँ के लोगों ने इस रिपोर्ट को स्वीकृति नहीं दी और वह लगातार आंदोलन कंटिन्यू रहा, लगातार सतत रूप में चलता रहा। ऐसे में पुनः एक आयोग बनाया गया जिसको हम लोग जेवीपी आयोग कहते हैं। यानी कि इस जेवीपी आयोग में 3 सदस्य थे। जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारामैया। इन 3 लोगों की एक त्रिकोणीय कह सकते हैं कि एक इस अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई, जेवीपी आयोग समिति। इसने जब अपनी रिपोर्ट दी तो इसमें भी यही बात कही गई कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन संभव नहीं है, क्योंकि भारत एक विविधताओं से भरा हुआ क्षेत्र है। यदि यहाँ पे भाषा के आधार पर राज्यों को स्वीकृति दे दी जाएगी तो ऐसे में भारत एक अखंड भारत नहीं बन पाएगा, बल्कि खंडित हो रह जाएगा। हर तरफ, चाहे वो दक्षिण हो, चाहे पश्चिम हो, चाहे पूरब हो, चाहे उत्तर हो, यहाँ पे लगातार बराबर अलग अलग सभ्यता, अलग अलग भाषा के लोग देखने को मिलते हैं।
ऐसे में जेवीपी आयोग की रिपोर्ट ने भी यह बात रखी कि भाषा के आधार पर भारत का पुनर्गठन संभव नहीं है, लेकिन प्रशासनिक आधार पर यह किया जा सकता है। ऐसे में यहाँ पे आंदोलन बहुत ज़्यादा उग्र हो चुके होते हैं और कांग्रेस के एक नेता होते हैं पोट्टी श्री रामुलु, जिन्होंने 52 दिन तक, नाम याद रखिएगा पोट्टी श्री रामुलु, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। इन्होंने 52 दिन तक आमरण अनशन किया और उसके पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। जब उनकी मृत्यु हुई तो दक्षिण में कह सकते हैं कि मद्रास के क्षेत्र में जो आंदोलन था वो बहुत ज़्यादा उग्र हो गया, बहुत ज़्यादा तीव्र हो गया, यानी कि सरकार पर बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ने लगा। ऐसे में सरकार को मजबूरन 1952 में एक स्वतंत्र आंध्र प्रदेश राज्य की घोषणा करनी पड़ती है और 1952 में हम देखते हैं कि एक 1953 में आकर के जहां 1952 में घोषणा की गई तो वहीं 1953 में एक स्वतंत्र आंध्र प्रदेश राज्य बनता है। लेकिन क्या एक राज्य बनाने से अन्य सभी राज्य संतुष्ट हो सकते थे? तो ऐसा संभव नहीं है। जैसे ही एक स्वतंत्र राज्य आंध्र प्रदेश राज्य बनाया जाता है, वैसे ही दक्षिण के कई राज्यों में एक स्वतंत्र भाषा के आधार पर मांग उठने लगती है कि वहाँ पे भी अलग राज्य बनाया जाए। न केवल दक्षिण में बल्कि पश्चिम में बॉम्बे हो या फिर आप पूरब में नागालैंड, असम के क्षेत्र में ले सकते हैं। असम के क्षेत्र को देख सकते हैं क्योंकि उस वक्त असम में ही कई राज्य सम्मिलित थे। ऐसे में सरकार को मजबूरन दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन करना पड़ता है। ये एक पृष्ठभूमि हमने आपको समझाई है कि धर आयोग का गठन किया गया, राज्यों की अलग राज्य की मांग चल रही थी भाषा के आधार पर, जिसकी वजह से पहले एक धर आयोग का गठन किया गया। ये भी एक सही जोड़े के रूप में या फिर बोल सकते हैं एक क्रम के रूप में एग्जाम में पूछा भी गया है कि पहले कौन सा आयोग गठन हुआ, उसके बाद कौन सा आयोग गठन हुआ। तो पहले धर आयोग का गठन किया गया, उसके बाद जेवीपी आयोग का गठन किया गया और एक स्वतंत्र आंध्र प्रदेश राज्य की घोषणा कर दी गई। 1953 में जब स्वतंत्र आंध्र प्रदेश राज्य बनता है और सरकार को मजबूरी में या फिर बोले दबाव में दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में साथ में 2 और सदस्य थे, एच.एन. कुंजरू और के.एम. पडिक्कर। एच.एन. कुंजरू यानी हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पडिक्कर, इन दोनों की अध्यक्षता फजल अली और साथ में 2 सदस्यों की सहमति से 2 सदस्यों की यानी कि 3 एक त्रिगुटी बनती है और फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया जाता है और मजबूरन इसको स्वीकार करना पड़ता है कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है। लेकिन इस पर भी कुछ शर्तें लगा दी गई कि भाषा के आधार पर या फिर संस्कृति के आधार पर ही केवल इसका एक आधार नहीं रखा जाएगा, बल्कि वहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्था को भी देखा जाएगा, वहाँ पे लोगों की जो व्यवस्थाएं हैं उनको देखा जाएगा। साथ में जो राज्यों का गठन होगा वो समय, राष्ट्र सुरक्षा आदि को देखते हुए किया जाएगा। और ऐसे में आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी कि भारत में 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। होता है ये कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश तब बनाए गए थे। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जब भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग आता है तब कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। अभी हाल ही में MPPCS का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। तो याद रखिएगा 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। ऐसे में 1953 में हम देखते हैं कि जो फजल अली आयोग की अध्यक्षता में जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है उसके तहत 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश बनते हैं। यह बात स्वीकार कर ली जाती है कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होगा, लेकिन इसमें समय, सुरक्षा, राष्ट्र की गौरव, अखंडता, इन सब चीज़ों को देखा जाएगा और एकता को सबसे ज़्यादा दी जाएगी, सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। इस प्रकार राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन होता है और एक एक करके कई सारे राज्य भारत में गठित होते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि 1953 में जहां आंध्र प्रदेश का गठन होता है तो वहीं 1956 में केरल का, 1960 में हम देखते हैं कि बॉम्बे से गुजरात और महाराष्ट्र अलग होते हैं, फिर 1963 में नागालैंड का गठन होता है और इस प्रकार कई राज्य ऐसे होते हैं जो भाषा के आधार पर अलग होते हैं। फिर हम लोग 2000 में जहाँ पे उत्तराखंड, मध्य प्रदेश आदि का गठन देखते हैं, तो वहीं 2014 में हाल ही में हुए तेलंगाना का। इस प्रकार कई राज्य अलग होते हैं। हमें उन राज्यों जैसे पूरब के राज्य हैं तो वो लगातार हाईलाइटेड रहते हैं, वो हमको याद रखना ही रखना है कि इनका पुनर्गठन कब किया गया। जैसे इनका पुनर्गठन कब किया गया या फिर इनकी जो सांसद हैं या फिर बोले लोकसभा में कितनी सीटें हैं, राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, इन चीज़ों को हमें पूरब के क्षेत्रों की याद रखना ही रखना है। साथ में जो चीज़ें जहाँ पे हमें इलेक्शन हो रहे हो, जो करंट में लगातार चल रही हो, जो राज्य, उनके पुनर्गठन का जो सन है वो हमें याद रखना है।
इस प्रकार हम देखते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन होता है, कौन कौन सी समितियां थी और साथ में कौन कौन से राज्य हैं जो राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत इनका पुनर्गठन किया जाता है। अब ये जो पुनर्गठन होता है ये होता कैसे है, हमने आपको लास्ट क्लास में हमने आपको अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 तक के अनुच्छेद बताए थे। इनमें जो अनुच्छेद 3 है हमने आपको उसमें बताया था कि किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना हो, राज्य की क्षेत्र सीमा में परिवर्तन करना हो तो अनुच्छेद 3 का प्रयोग किया जाता है। और जब अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 तक के किसी भी चीज़ में परिवर्तन किया जाएगा, संशोधन किया जाएगा, तो उसमें वो विधेयक जब संसद में आएगा तो उसके पहले हमें राष्ट्रपति की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो इन पुनर्गठन जब हम राज्यों का पुनर्गठन करेंगे इसमें भी पहले हम राष्ट्रपति की परमिशन लेंगे। यदि इसमें किसी राज्य की इन्वॉल्वमेंट होगी जो कि पूर्ण राज्य है तो ऐसे में हमें उस राज्य की विधानमंडल में वो विधेयक पेश करना पड़ेगा। अब वो स्वीकृति दे अथवा ना दे, हमने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे संसद की सर्वोच्चता ज़्यादा होगी। लेकिन अगर किसी संघराज्य क्षेत्र की बात होती है तो ऐसे में राज्य के पास ज़्यादा पावर ना होकर के सारी पावर केंद्र के पास होगी, क्योंकि वो एक संघराज्य क्षेत्र है। ऐसे में हम देखते हैं कि जब किसी राज्य का पुनर्गठन किया जाता है तो पहले हम बिल को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेंगे, उसके पश्चात यदि उसमें राज्य का इन्वॉल्वमेंट होगा पूर्ण राज्य का तो उसमें उस राज्य की विधानमंडल में उस विधेयक को रखेंगे और उसके बाद संसद वो विधेयक पास कर देगा। लेकिन यदि अगर कोई राज्य संघराज्य क्षेत्र है तो उसमें संसद के पास ज़्यादा पावर होगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि नए राज्यों का गठन होता है। इनमें कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिनको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। जब हम आर्टिकल 370 और 371 देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि 10 राज्य ऐसे हैं जिनमें पूर्वोत्तर के 8 राज्य हैं जिनको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं कि 8 राज्य तो सीधे सीधे पूर्वोत्तर के हैं, जिनमें उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश आदि। इस प्रकार टोटल 10 प्रदेश ऐसे रहते हैं जिनको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। तो आज की क्लास में हमने राज्य पुनर्गठन आयोग, इनसे संबंधित समितियों और कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिनका पुनर्गठन किया गया इनके बारे में देखा। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे चर्चा करेंगे, साथ में हम भाग 1 से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी लाएंगे। नेक्स्ट क्लास भी मिलते हैं। जय